अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा हूँ वो है अक्टूबर नवंबर 2022 और उसका वेरिएंट 41 बेटा, ठीक है। हम इसको आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने लगा हूँ। कहता है पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आर बोथ आयोनिक सॉलिड, ठीक है। स्टैंडर्ड टेबल 1.1 में एनर्जी चेंजेस और वैल्यूज इन किलो जूल पर मोल दी हुई हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सोल्यूशन, लैटिस एनर्जी। अच्छा, दो क्लोराइड्स नज़र आ रहे हैं इसमें। एक क्लोराइड नज़र आ रहा है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है। कंप्लीट द एनर्जी साइकिल इन्वॉल्विंग एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, पहली बात, एंड लैटिस एनर्जी, दूसरी बात, पोटेशियम एंड रिलेवेंट एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। लेबल्ड योर डायग्राम स्टेट सिंबल। तो सिंपल आपको पता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाई थी हम लोगों ने, इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन और इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन के बीच में। बना सकते हैं बहुत आराम से, जैसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर पोटेशियम क्लोराइड की वो बनानी है, इंथैल्पी चेंज की साइकिल बनानी है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने पोटेशियम गैस लिया, साथ में क्लोराइड गैस लिया और मैंने इससे क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड। अब आप इसे क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस साइन, तो आप इसे बोलोगे इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस। हो गया बेटा। आप इसे पानी में डाल दो तो पानी में ये सब आयंस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। पोटेशियम एक्वस हो जाएगा बेटा, क्लोराइड एक्वस हो जाएगा। When 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज डिजॉल्व इन लार्ज एक्सेस वाटर, उसे क्या बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा ये हो जाएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। इधर आ जाओ। अगर आप इंडिविजुअली पोटेशियम गैसियस आयन को पानी में डाल दें तो आप इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। और अगर आप इंडिविजुअली क्लोराइड गैसियस को पानी में डाल दें तो आप इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। बेटा आप गौर से देखें, √1 इज इक्वल टू √2, यह वही चीज़ है जो हमने अपने क्लास लेक्चर में की थी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। और जब हमें सॉल्यूशन निकालनी थी तो एक मैथमेटिकल रिलेशन बनता था इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का। कैसे बेटा? कि डेल्टा H सॉल्यूशन बराबर होता है इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस। ये हमने अपनी क्लास में भी किया है बेटा। आई होप आपको बात याद आ गई होगी। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है। यूज द डेटा इन टेबल 1.1, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है वो जो ऊपर हमने एक साइकिल बनाया है वो पहले हम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए बनाते हैं। तो ज़रा देखिएगा, जो मैंने ऊपर बनाया मैं उसी को नीचे कैसे बनाता हूँ, ज़रा देखें। मैंने कहा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गैस प्लस 2Cl गैस, ये हो गया, गिव्स यू MgCl2 सॉलिड। इसी MgCl2 सॉलिड को पानी में डाल रहा हूँ। मैंने लिखा मैग्नीशियम एक्वस और 2Cl नेगेटिव एक्वस। और बेटा अगर मैं मैग्नीशियम को पानी में डाल दूँ तो इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। अगर मैं गैस क्लोराइड को पानी में डाल दूँ तो इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ये हो गई इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस साइन। और ये हो जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन।
नाउ ही इज आस्किंग फॉर द हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, यानी ये पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब है बाकी सब कुछ टेबल में गिवन होगा। चलें चेक करें, देखें देखें इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आपको दी हुई है -2493, -2493 दी हुई है। इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आपको दी हुई है, ये रही, ये देखें आप, ये लैटिस थी, ये मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन है बेटा, -155, ये हो गई -155। इंथैल्पी चेंज ऑफ क्लोराइड भी, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड भी दी होगी। चेक करें, ये रही बेटा, ये देखें 364। अच्छा 364 इंटू 2 इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 मोल्स है, तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखता हूँ, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 364 इंटू 2 इज 728 -728। अब आप देखें, एक चीज़ आपसे पूछ रहा है, बाकी सब कुछ गिवन है। √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, ये होगा √1 और ये होगा √2। चले मैं यहीं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा। √1 देखिए -2493 -155 इज इक्वल टू -728 प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। हो गया? आजा बेटा, मैं 2493 प्लस 155, 2493 प्लस 155, ये हो जाएगा -2648, और इसे वहाँ ले जाओ, प्लस 728 इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। बेटा माइनस कर दे इसको, -728, 1920 आंसर आ रहा है मेरा, 1920 माइनस में आ रहा है बेटा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था ये। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पार्ट सी देखें। एक्सप्लेन द रीजन वाई लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोर एक्सोथर्मिक। देखो, ऑल लैटिस एनर्जीज आर एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। अब वो ये कह रहा है मोर एक्सोथर्मिक का मतलब मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है देन द लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ऑब्वियसली मैग्नीशियम का रेडियस छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज। सिंपल सी बात लिखनी है बेटा, ड्यू टू स्मॉलर ionic radius and greater charge of magnesium ion than potassium ion, electrostatic force of attraction between ions will be stronger in magnesium chloride than potassium chloride। आगे देखिएगा, डिफाइन, डेफिनेशन पूछ रहा है। द फॉलोइंग टर्म्स, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इंथैल्प सिंपल नॉलेज बेस्ड सवाल है बेटा, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा, मुझे पता है इस पर आपने ये सब कर लिया होगा, डेफिनेशंस आपको याद होंगी।
एएस लेवल से आपको कहता हुआ आ रहा हूं कि 8 डेफिनेशंस याद रखिएगा, ठीक है। Enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms formed from its element under standard कंडीशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क दिया है कंजूस आदमी ने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो एटम के अंदर, सेकंड होता तो आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते। फर्स्ट पूछ रहा है, सिंपल सी बात बेटा, डेफिनेशन पूछी है, इंथैल्पी चेंज when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous एटम। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय दैट बाय एंट्रोपी। अच्छा, दो यहाँ पे छोटी सी एक बात, छोटी सी नसीहत कर रहा हूँ, याद रखिएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द एंट्रोपी। अच्छा देखो, एक्सप्लेन बोला है, डिफाइन नहीं बोला है। अगर वो डिफाइन बोलता तो हम कहते इट इज़ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। चालाकी देख रहे हो? हाँ, तो इस तरह की हरकतें करता है। डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, तो आप बोलेंगे इट इज़ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अब सवाल ये है कि वो डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा, वो तो एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे आप? जाहिर बात है, जो डिसऑर्डर है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डिसऑर्डर किसे कहते हैं? कि आपके किसी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, वो अरेंज्ड हैं नहीं है, ऑर्डर्ड हैं नहीं है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो उसने डेफिनेशन नहीं पूछी है। क्या पूछी है बेटा? एक्सप्लेनेशन। इसलिए मैंने इस पर स्टार बनाया। थोड़ा ख्याल रखा करो, गोरा है ना, नाराज़ हो जाता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन पूछी थी, ये मुझे डेफिनेशन बता रहा है। हाँ, डेफिनेशन के अगर ये मुझे लाइनें ज़्यादा देता तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता फिर उसे एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्सप्लेनेशन में, नंबर ऑफ possible arrangement of particles, number of arrangement of particles and energy dispersed, and energy dispersed in a system, ठीक है। ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन पूछता है वही लिखते। आगे देखिए, पोटेशियम क्लोराइड इज वेरी सॉल्यूबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेन, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बाय रेफरेंस टू चेंज इन एंट्रोपी। तो बेटा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, सॉलिड किस में जा रहा है? आयंस के अंदर। तो पार्टिकल अरेंज से रैंडम जा रहे हैं, सही है, उनकी अरेंजमेंट ख़राब हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो आप लिखेंगे एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी increases because solid potassium chloride, solid potassium chloride is converting into aqueous ions, that is potassium aqueous and chloride aqueous.
तो सॉलिड से एक चीज़ एक्वस या लिक्विड में जा रही है, तो इसका मतलब है अरेंजमेंट ख़राब हो रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। यूज गिब्स इक्वेशन, ठीक है, देखो पहले उसने खुद ही लिख दिया है, गिब्स इक्वेशन को यूज़ करो। यूज योर आंसर टू ई टू प्रिडिक्ट वेदर द पोटेशियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड देन 20। देखो बेटा, गिब्स की एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब वो आपसे कह रहा है कि इंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। अब ज़रा बात को समझिएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, मुझे नहीं मालूम, दफ़ा करो कोई बात नहीं, माइनस टी, और ये पॉजिटिव है, बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब पॉजिटिव साइन। अब देखो प्लस माइनस का आंसर क्या आएगा, माइनस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होगा क्या, माइनस टी डेल्टा एस मोर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये पार्ट नेगेटिव हो गया डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब है रिएक्शन फीजिबल हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर सॉल्युबल इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, ये देखिए मैं करके देता हूँ। एट हायर टेम्परेचर, 80 का मतलब हायर देन 20, ठीक है, तो एट हायर टेम्परेचर माइनस टी डेल्टा एस वैल्यू will be more negative, hence delta G will be more negative, consequently solubility in water increases, more feasible, ज़्यादा feasible होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं गौर से देखूँ तो ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड सवाल हैं उसके अंदर। आगे देखिए क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म। अब ये एक्सप्लेन करना है, इनका मतलब क्या है। होमोजीनस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपका कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम स्टेट या सेम फेज में हो तो हम उसे होमोजीनस कहते हैं। हेट्रोजीनस का मतलब डिफरेंट में हो। एक ही मार्क का सवाल है, इसका मतलब है 0.5 मार्क्स के। तो आप लिखेंगे अ कैटलिस्ट which is in same phase as reactants, और इसमें आप लिख दें बेटा a catalyst which is in different phase as reactant। हो गई छोटी सी बात। आगे देखिए, दिस रिएक्शन इज स्लो बट इट इज कैटलाइज्ड बाय आयरन टू आयन। ये हमने एग्जैक्टली यही सब कुछ हमने अपने क्लास लेक्चर में किया हुआ है और इसी एग्जाम्पल के साथ किया हुआ है। कहाँ पे किया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। और ये कई दफ़ा पूछ चुका है, मैंने वहाँ भी बच्चों को बोला है कि ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा है उसने कि आयरन एज ए कैटलिस्ट कैसे एक्ट करता है इसके अंदर। बहुत डिटेल के साथ मैंने इसको पूरा पढ़ाया है आपको। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैटलिस्ट वाला रिएक्शन वापस से रिवाइज कीजिएगा बेटा, ठीक है। आयरन 2+ आयन है, पहले इस कैटलिस्ट को एक रिएक्टेंट के साथ फिर दूसरे के साथ रिएक्ट कराओ। ये कैटलाइज क्यों करता है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो जब रिपेल करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। रिएक्ट ही नहीं करेंगे भाई, दूर भाग रहे हैं। रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, और रिएक्ट करने के लिए करीब आना ज़रूरी है। दो नेगेटिव का करीब आना बहुत मुश्किल होता है, एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं।
तो ये आयरन 2+ पॉजिटिव आयन है, तो पहले एक नेगेटिव के साथ फिर दूसरे नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। आई होप आपको बात समझ में आती होगी और ये सब आपने किया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर भी मैं इसे वापस से लिख रहा हूँ। देखिएगा, मैंने लिखा आयरन 2 पॉजिटिव S2O8 2 नेगेटिव, ये जा रहा है 2SO4। मैं पूरी इक्वेशंस देख सिर्फ इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। क्या देखो, मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई और इसमें आयरन 2+ रख दिया, फिर मैं ये वाली इक्वेशन उठाऊंगा और उसमें आयरन 3+ रख दूंगा। अच्छा, अब अगर तुम में से किसी बच्चे को अभी भी डाउट है कि सर आपको कैसे पता चला कि आयरन 2+ यहाँ रखना है और आयरन 3+ यहाँ रखना है देख के पता चला कैसे? जैसे आयोडाइड है, चलो आयोडाइड से ले लेते हैं, उससे ही पता चल जाएगा। आयोडाइड वाला समझाना आसान है। आयोडाइड माइनस से 0 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब है आयरन को इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए। तो गेन करने के लिए 2+ वाला तो 0 में चला जाएगा, हमें तो आयरन 2+, 3+ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से उसको कैटलिस्ट शो करना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आयरन 3+ वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2+ में कन्वर्ट होगा। क्यों? इसलिए कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो एज इट इज़ रहता है। अब देखिए, आयरन 2+, यहाँ मैंने लिखा आयरन 3+, ये दो और ये दो, सही है। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, यानी 2 आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और एक सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। बेटा आप चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लो, जब आप लेक्चर रिवाइज करेंगे ना वहाँ मैंने बहुत डिटेल से कराया इसका। आगे देखिएगा, नाउ आयरन 3+ 2 आयोडाइड के साथ आयोडीन प्लस, ये हो गया बेटा कैटलिस्ट रिएक्शन। Suggests why the alternative route presence in the presence of iron 2 ions has lower activation energy than the route of absence of catalyst। वही वाली बात कर रही है, both are negative, they will repel each other, both reactants are negatively charged ions which repel each other। That's it, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज दिस। ओके, कंस्ट्रक्ट द रेट इक्वेशन। तो बेटा रेट इक्वेशन में सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट को लिखते हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं। एक बात, दूसरी बात, किसी भी रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। तो अगर वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को सेकंड ऑर्डर कह रहा है तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 2 है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की पावर 1 ही रहेगी। दैट्स इट, हो गई रेट इक्वेशन। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको दे दी है, ये रही। ओके, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी आपको दे दी, के दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है, रेट पूछ रहा है। मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसी इक्वेशन को यूज़ करूँगा और आंसर निकालूंगा। देखिए के की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये रही बेटा 8.6 इंटू 10⁻⁶ हो गई। मल्टीप्लाई बाय एनओ की वैल्यू कितनी दी हुई है बाबू, ये रही 7.2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻3। चलो 8.6 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय
7.2 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर हो गया। हाय। उसके बाद है बेटा, उसके बाद क्या है, 1.9 10⁻⁻3। बेटा ये आ रहा है 8.47 10⁻⁻3। 8.47 10⁻⁻3। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। द ड्रग सिस्प्लेटिन हाइड्रोलाइज इन वाटर, ठीक है। अच्छा, सिस्प्लेटिन ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो आइसोमर्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से बातें हो चुकी हैं। आगे देखिएगा क्या बोलता है, द रेट इक्वेशन इज शोन, ठीक है। अच्छा, रेट इक्वेशन में पता चल रहा है कि देखो इसकी कॉन्सेंट, इसकी पावर 1 है ना, इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। यानी सिस प्लेटिन के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है, और इसमें वाटर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज 0। आगे देखिए क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ द के इज दिस अंडर सर्टेन कंडीशन, के की वैल्यू दे दी है। दिस रिएक्शन हैज कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो सही तो बोल रहा है। एक्सप्लेन वाई, वो बोल रहा है ये बताओ इसकी इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट क्यों है, एक्सप्लेन करो। तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज it is first order with respect to cisplatin half-life of first order is constant, हमें पता है। आगे आओ, यूज द इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन शो दैट द हाफ लाइफ इज दिस। बेटा फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन के बेटा। तो 0.693 अपॉन के आपको कितना दिया हुआ है, किधर गया के, ये रहा 2.5 10⁻⁻5। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 करके देख लो, इसका आंसर यही आएगा 2.77 इंटू 10⁻⁴। आई एम 100% श्योर, हाफ लाइफ का फॉर्मूला। आगे देखिए, 8 10⁻⁻6 मोल्स ऑफ सिस्प्लेटिन आर एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू फॉल दिस मोल पर डी एम क्यूब। अच्छा पहले देखें, उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब दिए हुए मोल्स, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डी एम क्यूब में दी हुई है। तो पहले ऊपर वाले को भी मोल पर डी एम क्यूब में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ऊपर उसने मोल्स दिए हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्प्लेटिन निकाल लूँ। 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डी एम क्यूब। क्यों, क्योंकि आखिरी कॉन्सेंट्रेशन इसने किस में दी हुई है बेटा, मोल पर डी एम क्यूब। तो पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूँ, ये हो जाएगा 8.0 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.1, ये हो जाएगा 8 10, अरे ऑब्वियसली ना, एक माइनस कम हो जाएगा ना। रिजवान यू आर सो डम। 8 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब आ जाओ फाइनल के ऊपर। व्हाट इज योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब आप चेक करो ये कितने टाइम्स कम हुई है। जिंदगी में सुकून, मैं करके देखो। दिस डिवाइडेड बाय 2.5 10⁻⁻32 टाइम्स कम हुई है।
32 टाइम्स कम हो गई। अब वो टाइम टेकन आपसे पूछा, तो पहले तो ये बताओ 32 टाइम्स का मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई। हाफ लाइफ किससे कहते हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ। तो अब सोचो 2 की पावर n इज इक्वल टू 32, ये पावर कितनी होनी चाहिए कि ये 32 आ जाए। 5, सुनो करके देख लो। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 होगी ना। 2 इंटू 2 नहीं, 5 नहीं, सॉरी, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 और 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सही, सही, सही बोला मैंने, मैं समझा। मुझे अपनी मैथ्स पे थोड़ा डाउट हुआ। तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32। इसका मतलब ये हुआ 5 हाफ लाइव्स। 5 हाफ लाइव्स। एक हाफ लाइफ उसने दी हुई है ऑलरेडी तुम्हें, ठीक है। कहाँ दी हुई है, ये रही। तो बताओ बेटा 5 हाफ लाइफ कैसे निकालोगे। तुम कहोगे कितनी है बेटा, 2.77, 7 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 5 कर, जिंदगी में सुकून। तो 2.77 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ रहा है 1.385। 1 2 3 4 5 10⁻⁵। ये आंसर आ रहा है 1.385 10⁻⁵ सेकेंड्स। ये आ गया आंसर। तो मैंने क्या किया, इनिशियल और फाइनल मैं पहले चेक कर लिया कंसंट्रेशन कितने टाइम्स डिक्रीज हुई है, 32 टाइम्स। तो मैंने हाफ लाइव्स निकाली कि 32 टाइम्स डिक्रीज होने के लिए कितनी हाफ लाइफ होनी चाहिए। सही है, डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, तब जाके तुम्हारा ये आंसर आएगा। तो यानी 5 हाफ लाइव्स होनी चाहिए। मैंने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई, एक हाफ लाइफ मेरे पास थी, मल्टीप्लाई बाय 5 किया, टोटल टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा, देखिएगा क्या बोलता है। डेटा शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द टेबल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। इन सही है, इन ऑर्डर टू दिस पार्ट सम क्वेश्चन, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड कंडीशन यूज्ड। स्टैंडर्ड कंडीशंस पूछ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए। दैट्स इट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। तो आप लिखेंगे concentration 10 4 positive, 10 2 positive, 1 molar, and at 298 Kelvin, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। कंप्लीट द डायग्राम बिलो टू शो ई नॉट रिप्रेजेंटेड एक्सपेरिमेंटली डायग्राम, आइडेंटिफाई द एपरेटस सब्सटेंसेस। तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। स्टैंडर्ड बनाना है तो एक के अंदर आप वो बना दें, क्या कहते हैं उसको यार, हाइड्रोजन बना दें और एक में वो बना दें। दैट्स इट। मुझे यकीन है ये आप बना लेंगे। ये बोरियत होती है मुझे ये सब कुछ करने में, खैर क्योंकि मुझे लगता है ये सब आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस है, H पॉजिटिव आयन एक्वस है, 1 मोलर। ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे 10 4 प्लस 10 2 प्लस 1 मोलर लिख दें बेटा। और ये ना आप सॉल्ट ब्रिज बना दें, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी बना दिया 3 मार्क्स के लिए। बाकी इसको ज़रा खूबसूरत करके आप बना लें बेटा, कोई इशू नहीं, कर लोगे ना। आगे देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर
10(2) plus 1 molar Cl minus R mixed. Use relevant E naught value, explain whether the reaction occurs between these two ions. देखो बेटा, फिजिबिलिटी वाली बात पूछ रहा है. अब मुझे बताओ, टिन के पास दो ऑप्शन है. टिन 0 में भी जा सकता है और टिन 4+ में भी जा सकता है. तो दफा करो. क्लोराइड के पास सिर्फ एक ऑप्शन है. क्या? कि क्लोराइड सिर्फ क्लोरीन में जा सकता है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास. ऑक्सीडाइज कर रहा है. इसका मतलब है एग्जामिनर क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, तो मतलब वो टिन को रिड्यूस करना चाह रहा है. आप बताएं ऐसा हो जाएगा या नहीं. चेक कर लेते हैं. यहाँ देखिएगा. देखो, एग्जामिनर चाह रहा है ये ऑक्सीडाइज हो, ऐसा चाह रहा है, और एग्जामिनर चाह रहा है ये रिड्यूस हो. आप बताओ ऐसा हो जाएगा. एग्जामिनर पॉजिटिव वाले को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, नेगेटिव वाले को रिड्यूस करना चाह रहा है. तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं है. क्यों नहीं है? ई नॉट वैल्यू इसकी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फीजिबल रिएक्शन. नहीं होगा ये. ठीक है. और आप चाहो तो करके देख लो, उससे कोई इशू नहीं है. ये देखिए, तो पहले तो आपने लिख दिया बेटा, reaction is not feasible because, अब हम उसको रिलेवेंट डेटा दे देते हैं. 10(2) plus 10 is negative E naught, while Cl2Cl minus is positive E naught. Hence, E naught of the cell will be negative. कैसे? करके देख लो. ER माइनस EL होता है. ये लो बेटा, एग्जामिनर इसे रिड्यूस करना चाह रहा है टिन को. टिन की वैल्यू क्या है रिडक्शन की? -0.14 -0.14 माइनस +1.36. पता है इसकी ई सेल क्या आएगी? मैं बताता हूँ. 0.14 प्लस 1.36 1.5. ई सेल आ जाएगी -1.5 वोल्ट. और अगर किसी रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसका मतलब है रिएक्शन फीजिबल नहीं है. आगे देख. Equal volumes of 1 mole per dm cube tin 2+ and acidified VO2 plus R mixed. अब इस दफ़ा फिर उसने क्या किया है? tin 2+ को VO2+ में मिक्स किया है. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. अच्छा, खुद कह रहा है इक्वेशन लिख दो. इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन फीजिबल है, तभी तो इक्वेशन लिखने को बोल रहा है. तो बेटा दो इक्वेशंस पीछे से चेक करो. VO2 पॉजिटिव चार्ज, ये रहा बेटा VO2 पॉजिटिव चार्ज, रिएक्टेंट साइड वाला. ठीक है. हाँ, याद रखिएगा. और टिन को क्या दिया हुआ है? 2+. तो ये रहा टिन 2, ये हो जाएगा. ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. दोनों पॉजिटिव है. ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है. अब सुनो, ये मोर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ मोर पॉजिटिव 0.34 और 0. तो ये हो जाएगा रिड्यूस, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज. अब देखो, जब वो कह रहा है कि tin 2+ और VO2+ को मिक्स किया, इसका मतलब ये हुआ tin 2+ VO2 पॉजिटिव चार्ज दोनों रिएक्टेंट साइड पे होने चाहिए. अब समझ में आई? अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे, सर आपने नीचे वाली इक्वेशन क्यों नहीं ली, उसमें भी तो ये ऐसा हो रहा है. एक्चुअली वो दोनों चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? रिएक्टेंट साइड पे होनी चाहिए. तो tin 2+ और VO
चार्ज 2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ, हटा दूँ। तो बेटा आप यकीनन इसकी इक्वेशन तो बना लेंगे। ये बड़ा मसला है, जो एक पेज पे क्वेश्चन होता है, दूसरे पेज पे आंसर लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 10 2 प्लस प्लस VO2 पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट देख देख के लिख रहा हूँ, मुझे यकीन है आप बना लेंगे ये इक्वेशन। मल्टीप्लाई बाय 2 बाद में कर लेंगे। चलो ये है 2H प्लस का मतलब हो गया, मैं सिर्फ H प्लस लिख देता हूँ, गिव्स यू। अब आगे देखिएगा क्या, एक तो 10 4 प्लस हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है VO2 प्लस के, ये है V3 प्लस और H2O बेटा, ठीक है। तो V3 प्लस और H2O। अब वेनेडियम वाले को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो ये 2 होगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और H2O के साथ कुछ था क्या, नहीं था, तो ये भी 2 हो जाएगा। ये आपकी बन गई बेटा ओवरऑल इक्वेशन। खत्म। आगे देखिए बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ टिन 2 क्लोराइड, ये 2 प्लस चार्ज है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सही है, फॉर मेजर टाइम यूजिंग स्टडी करंट, ठीक है। अ मास ऑफ 2.95 ग्राम टिन मेटल इज प्रोड्यूस एट कैथोड। टिन का जो मास होता है बेटा, 1 मोल का मास होता है, अगर पीरियोडिक टेबल से देखेंगे तो वो होगा 118.7 बेटा, ये होगा, ये टिन का मॉलिक्यूल रिलेटिव एटॉमिक मास है। आगे आए, एल्यूमिनियम Al2O3 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर द सेम टाइम फॉर द सेम करंट। इसका मतलब है आपने सीरीज में लगाया है, सेम करंट पास किया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम मेटल प्रोड्यूस एट कैथोड, गिव योर आंसर टू थी। सबसे पहले फेराडेज निकाल लेते हैं बेटा। आपको याद होगा फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे। आ जा बेटा, यहाँ देखिएगा, 10 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 10। सबसे पहले 10 का काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फेराडे। 10 का मास होता है 118.7, ठीक है। तो 2.95 ग्राम से पहले फेराडे निकाल लो, क्योंकि सेम करंट सेम टाइम का मतलब सेम फेराडे यूज हुए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। तो मैं इससे पहले निकाल लूं, तो 2 इंटू 2.95 और डिवाइडेड बाय 118.7, ये आ गए फेराडे। 0.0497 फेराडे आ गए मेरे पास। अब आ जाओ, एल्यूमिनियम का मास पूछ रहा है बेटा। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है, 3 प्लस। तो डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 3 फेराडे चाहिए। तो आपने लिखा 3 फेराडे इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम का मास 27 होता है, 3 फेराडे गिव्स यू दिस। तो बेटा 0.0497 फेराडे गिव्स यू द एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 3, बाबू ये आ गया 0.447, 0.447। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।